मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव प्राचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय खेतरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना नए चैप्टर का जो टॉपिक है, विषय है, वो है अंशों का निगमन, हरण एवं वापसी खरीद। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और पढ़ने की दृष्टि से भी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके कुछ भाग, कुछ अंश आपके 12वीं की किताब में भी रहे होंगे और अपन इसको वापस दोबारा पढ़ रहे हैं। तो चलो, अंशों का निगमन, हरण एवं वापसी खरीद में अपन शुरू करते हैं कंपनी की परिभाषा से। कंपनी व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जिसके संयुक्त स्कंध जॉइंट स्टॉक में किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे मुद्रा या मुद्रा के तुल्य अंशदान करते हैं। इसका निर्माण एवं समापन अधिनियम द्वारा होता है। वे व्यक्ति जो पूंजी में अंशदान करते हैं कंपनी के सदस्य या अंशधारी कहलाते हैं तथा पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका कंपनी का प्रत्येक सदस्य स्वामी होता है उसका अंश शेयर कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 कई चरणों में लागू किया गया। अधिनियम की 98 धाराएं 12 सितंबर 2013 से लागू हुई हैं और 183 धाराएं 1 अप्रैल 2014 से लागू की गई। इस अध्याय में कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर अब कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन किया गया है। तो पहले लेते हैं अपन कंपनी की परिभाषा से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। एक न्यायाधीश निर्णय के अनुसार विद्वान हुए थे, उनके अनुसार है कंपनी से आशय ऐसे व्यक्तियों के संघ से है जो मुद्रा या मुद्रा के तुल्य अंशदान एक सामूहिक स्कंध में करते हैं और इसका उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए करते हैं। दूसरे विद्वान में प्रोफेसर हैने, उनके अनुसार कंपनी की जो डेफिनेशन है वो है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रा के साथ पृथक अस्तित्व होता है। यह अपना आप में एक अच्छी परिभाषा है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर सारांश में हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों
या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व एवं सतत उत्तराधिकार होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कंपनी का पंजीयन एक सार्वजनिक कंपनी अथवा एक निजी कंपनी के रूप में हो सकता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित अथवा असीमित हो सकता है। जिन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ऐसी कंपनियां असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती। इसके विपरीत ऐसी कंपनियां जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर देय राशि तक सीमित रहता है, वे अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां होती हैं। ऐसी कंपनियां जिनके सदस्य कंपनी के विघटन के समय एक निश्चित राशि देने का वचन देते हैं, उन्हें गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। भारत में अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां ही अधिकतर प्रचलन में है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब एक छोटी कंपनी भी हो सकती है। छोटी कंपनी का अभिप्राय सार्वजनिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी से है, जिसको नंबर 1 प्रदत्त पूंजी 50 लाख या अन्य ऊंची निर्धारित राशि से है, जो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। नंबर 2 विक्रय राशि पिछले लाभ हानि खाते के अनुसार 2 करोड़ या ऐसे अधिक निर्धारित राशि जो 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हुए अपन इसी क्रम में चलते हैं, अंश पूंजी पे आते हैं। कंपनी की कुल अंश पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है। प्रत्येक इकाई जिसमें कंपनी की पूंजी विभक्त होती है उसे अंश कहते हैं, और ये अंश 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 84 के अनुसार अंश का आशय एक कंपनी की अंश पूंजी में अंश से है, जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन चलते हैं, अंशों के प्रकार पे आते हैं। अंशों के प्रकार। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली एक सार्वजनिक कंपनी 2 ही प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। पहले हैं पूर्वाधिकार या अधिमान अंश और दूसरे हैं इक्विटी अंश। तो पहले आते हैं अपन अधिमान अंश कह दो, पूर्वाधिकार अंश कह दो, अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स कह दें। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार अधिमान अंशों से आशय ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा कंपनी के समापन पर ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का प्रथम अधिकार भी प्राप्त होता है। तो ये कहलाते हैं अधिमान अंश। और अधिमान अंशों के जो प्रकार हैं
वो इस प्रकार से है। पहला, ये 9 प्रकार किए गए हैं इनमें। तो संचयी अधिमानंश, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नंबर 2, असंचयी अधिमानंश, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तीसरा, अवशिष्ट भागी अधिमानंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 4, अनाविशिष्ट भागी अधिमानंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पांचवा, सौदे अधिमानंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 6, असौदे अधिमानंश, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 7, परिवर्तनीय अधिमानंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नंबर 8, अपरिवर्तनीय अधिमानंश, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और 9वां लास्ट है संचयी परिवर्तनीय अधिमानंश, कुमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन दूसरे आते हैं, सामान्य अथवा इक्विटी अंश। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सामान्य अथवा इक्विटी अंश वे अंश हैं जो अधिमान अंश नहीं हैं। ऐसे अंशों के धारक उसी समय लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं जब अधिमान अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। इसी प्रकार कंपनी के समापन की दशा में ऐसे अंशों की पूंजी अधिमान अंशों की पूंजी वापस करने के पश्चात लौटाई जाती है। अगले वीडियो में अपन जो करेंगे अध्ययन इसी अध्याय का, वो करेंगे पूंजी के बारे में। एक अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है और उसको अध्ययन उदाहरण के द्वारा किया जाएगा।